मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का पृष्ठ रसायन के इस नए लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्लोराइड का वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन इस बार जो क्लोराइड के प्रकार हैं, यानी कि जो क्लोराइड का बंटवारा है वह किस आधार पर पढ़ेंगे, तो प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आधार पे। ठीक, तो प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आधार पे दोस्तों क्लोराइड जो है, क्लोराइड 3 खंडों में बढ़ता है। एक होता है बहुआण्विक क्लोराइड, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी मॉलिकुलर क्लोराइड्स। एक होता है बृहद आणविक क्लोराइड्स, जिसको हम लोग मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड्स कहते हैं। एक होता है सहचारियन एसोसिएट्स क्लोराइड्स। ठीक, इसको हम लोग मिसेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेल। ठीक, अब दोस्तों बारी बारी से हम लोग इसको समझ लेते हैं कि बहुआण्विक क्लोराइड क्या है, बृहद आणविक क्लोराइड क्या है, सहचारी क्लोराइड क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि क्लोराइड होने के लिए प्रक्षेपण माध्यम में जो प्रक्षिप्त कण मिलाए जाते हैं उनका आकार कितना होना चाहिए, तो उनकी आकार की सीमा है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर। अगर कण का आकार इस दायरे में आता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के दायरे में आता है, तो वह जो है क्लोराइड्स, मतलब वह क्लोराइड्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अगर 1 नैनोमीटर से कम हो तो वह जो है ट्रू सॉल्यूशन यानी विलयन के अंतर्गत आते हैं। और यदि 1000 नैनोमीटर से अधिक हो कणों का आकार, तो वह क्या होता है? सस्पेंशन, जिसको हम लोग निलंबन कहते हैं, निलंबन की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ जो हम क्लोराइड कर रहे हैं, क्लोराइड 3 खंडों में बटा हुआ है, बहुआण्विक क्लोराइड, बृहद आणविक क्लोराइड और सहचारी क्लोराइड्स, जिसको हम लोग मिसेल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बहुआण्विक क्लोराइड्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसको बढ़िया से ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं समझा दूँ, बढ़िया से समझा दूँ, आप लोगों को रटने की कोई आवश्यकता ना पड़े। ठीक, और इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है तो ज़रूर कमेंट में अपनी समस्याओं को डालें, ताकि मैं समझ पाऊँ आप लोगों को क्या कोई समस्या हो रही है, और समस्या हो रही है तो किसमें, कौन से टॉपिक में, यानी किस चीज़ में समस्या हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आप लोगों को मल्टी मॉलिकुलर क्लोराइड्स यानी बहुआण्विक क्लोराइड्स के बारे में बताता हूँ। तो बहु आप सभी जानते हैं, बहु का मतलब होता है बहुत। बहु का मतलब वो 7 बहु वाला बहु नहीं, बहु का मतलब होता है बहुत, यानी कि अधिक। ठीक, और आणविक आप समझते हैं यानी कि अणु, यानी कि ऐसा क्लोराइड्स जिसमें बहुत से अणु हो। यानी इस प्रकार के जो क्लोराइड होते हैं उसमें क्या होते हैं कि बहुत से अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं। ठीक है, अब लेकिन हम जानते हैं दोस्तों कि क्लोराइड के कणों का आकार कितना से कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होना चाहिए, तभी हम उसको क्लोराइड कहेंगे। अगर 1 नैनोमीटर से कम होता है, क्या 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो वह क्लोराइड की श्रेणी में नहीं आएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं किस श्रेणी में आएगा? सॉल्यूशन की श्रेणी में। तो इसमें होता क्या है, मान के चलते हैं कि क्लोराइड का जो कण है उसका कण का आकार इतना बड़ा है। ठीक, और यहाँ पे कुछ ऐसे, कहने का मतलब यहाँ पे जो लिख रहे हैं कि बहु अणु जो है, बहु अणु यानी कि इसमें होता क्या कि छोटे छोटे कण होते हैं जिनका आकार क्लोराइड कण के उपयुक्त नहीं होता है। यानी कि ये मान के चलते हैं, हम एक आप लोगों को फिगर के द्वारा आप लोगों को समझा रहे हैं, मान के समझिए कि मान के चलिए इसको कि ये क्लोराइड कण का आकार है, यानी इतना होगा तो ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड की श्रेणी में आएगा। ठीक है, लेकिन होता है क्या कि अगर छोटा छोटा हो, यानी कि ये मान के चलते 1 नैनोमीटर से अधिक है और 1000 नैनोमीटर के बीच में है, लेकिन ये जो कण है इनका आकार क्या है दोस्तों? 1 नैनोमीटर से कम है। तो हम भली भांति जानते हैं कि अगर 1 नैनोमीटर से कम हो तो क्लोराइड की श्रेणी में नहीं आएगा। किस श्रेणी में आएगा? विलयन की श्रेणी में आएगा, जैसे कि चीनी और पानी। तो ये क्या करते हैं कि अपने से संयोग कर लेते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं, और एक दूसरे से जुड़ के क्या करते हैं? इस प्रकार बना लेते हैं अपनी आकृति। यानी कहने का मतलब
पहले ये छोटा छोटा था, 1 नैनोमीटर से कम था, और धीरे 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 ये छोटे छोटे अणु जो हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते क्या होगा, अब पहले 1 नैनोमीटर से कम था, उसके बाद ये जुड़ जुड़ के क्या होते हैं 1 नैनोमीटर से बढ़ जाते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत आते हैं। कहने को छोटे अणु जो है आपस में संयोग करके कोलाइड का जो आकार का जो सीमा है उस आकार की सीमा में आ जाते हैं। तो इस प्रकार पहले ये कोलाइड नहीं थे, लेकिन इनके कण क्या हुए, एक इकट्ठा होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ के क्या होते हैं, कोलाइड कण के लिए जितनी आकार की आवश्यकता होती है, यानी जिस सीमा की आवश्यकता होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होना चाहिए, तो ये सभी आपस में जुड़कर उस आकार को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। पहले छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद जुड़ जुड़ के क्या होते हैं, एक बड़ा अणु बना लेते हैं। कहने का मतलब कि वह कोलाइड अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो कोलाइड हैं जिसमें बहुत से अणु क्या हो, जुड़ जाए, क्या हो, बहुत से अणु जुड़ जाए, वैसे अणु जो जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम था लेकिन जुड़ गए तो 1 नैनोमीटर से अधिक हो गया, तो इसका मतलब कि वो कहाँ आ गए, कोलाइड की श्रेणी में आ गए। तो वैसे कोलाइड जो है वह कोलाइड कहलाता है बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड आप लोग समझें कि क्या, तो बहुत से अणु, छोटे छोटे अणु जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम था, बहुत से अणु, छोटे छोटे अणु जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम था, एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ के क्या बना लेते हैं, एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि कोलाइड कण की आकार की जो सीमा है उसमें ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो कोलाइड बनता है, यानी कि अब जो कोलाइड बना उसमें क्या है, बहुत से छोटे छोटे अणु हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम था, लेकिन ये अब जुड़ गए तो ये क्या बड़े आकार को ग्रहण कर लिया, तो वह क्या कहलाएगा, वैसा कोलाइड जो है वैसा कोलाइड कहलाता है बहुआण्विक कोलाइड। इसको पढ़ते हैं जब घुलाने पर, ठीक है ना, जब हम घुलाते हैं तो किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु, जो हम आप लोगों को जिक्र करके बताएं कि बहुत से परमाणु या लघु अणु यानी कि छोटे छोटे अणु एकत्रित होकर यानी कि जुटकर पुंज, पुंज क्या, पुंज मतलब क्या, एक समूह, पुंज या पुंज बोलिए या समूह, पुंज का मतलब होता है गुच्छा, गुच्छे का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप अंगूर का गुच्छा खाते हैं, तो अंगूर का गुच्छा का मतलब कि इसमें बहुत सारे अंगूर हैं, ठीक है ना, तो गुच्छा या पुंज एक ही चीज़ है। तो कह रहे हैं कि जब घुलाने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या लघु अणु यानी कि लघु जो अणु है वह क्या हो जाए, एक गुच्छा बना ले, यानी कि पुंज जैसे स्पीशीज बनाते हैं, और जिनका आकार क्या हो जाए, कोलाइडी सीमा, यानी कि इसके अंतर्गत आ जाए। लेकिन जो परमाणु और लघु अणु जो इसमें जुटे हैं उनका आकार क्या था, 1 नैनोमीटर से कम था होता है। तो इस प्रकार जो स्पीशीज प्राप्त होता है, इस प्रकार जो कोलाइड प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है गोल्ड यानी सोना, सोना कोलाइड आ जाएगा। इसके अंतर्गत आता है सल्फर, सल्फर बनाने के लिए बहुत से सल्फरों की आवश्यकता होती है, छोटे छोटे सल्फर जो हैं, बहुत सारे ढेरों सारे सल्फर मिलकर क्या बनाते हैं, एच जो सल्फर बनाते हैं वह क्या है, वह जो कोलाइड है वो कौन सा कोलाइड है, बहुआण्विक कोलाइड के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसको समझे, बहुआण्विक कोलाइड क्या, जिसमें बहुत से छोटे छोटे अणु जो हैं जुड़कर, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम था, जुड़कर क्या होते हैं, कोलाइड आकार की सीमा को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाते हैं। इस प्रकार जो स्पीशीज प्राप्त होती है, इस प्रकार जो कोलाइड प्राप्त होती है, वैसे कोलाइड को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। तो इसको आप लोग समझे। अब हम लोग चलते हैं बृहद आणविक कोलाइड में। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पे चलते हैं। आणविक कोलाइड्स के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, बृहद, यहाँ बृहद आणविक कोलाइड्स में एक शब्द बृहद है, और बृहद के बारे में हम भली भांति जानते हैं। बृहद का अर्थ क्या होता है, बृहद मतलब होता है बड़ा, विशाल, और जो बृहद मतलब विशाल यानी बड़ा, अणु आणविक यानी जिनके अणु बड़े हों तो उनका द्रव्यमान भी क्या होगा, अधिक होगा। जाहिर सी बात है, छोटी चीज़ जो होती है उसका द्रव्यमान कम होता है, और जो विशाल चीज़ होता है, बड़ा चीज़ होता है, उसका द्रव्यमान अधिक होता है। तो यहाँ बृहद अणु जो है यानी कि बृहद आणविक जो है क्या होते हैं, उनके बृहद अणु के आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और जब इन्हें उचित विलायक में घोला जाता है, तो ये जो उचित विलायक, विलायक आप समझते होंगे, जैसे हम बता रहे हैं आपको, चीनी और पानी मिला देते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, शरबत बनता है। क्या बनता है, तो शरबत को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विलेय कहते हैं। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो विलायक क्या होता है, विलायक जिसमें विलेय घुलता है, जिसमें विलेय घुलता है। तो
सभी विलायक में सभी पदार्थ नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो अणु है, इन अणुओं को उचित विलायक में घोला जाता है, यानी कि ऐसे विलायक में जिसमें ये घुल पाए, यानी कि ये जो अणु है, बृहद अणु जो है, ऐसे विलायक में घोला जाता है जिनमें ये घुल पाए। अब जाहिर सी बात, जब घुलेंगे ही नहीं तो कैसे सॉल्यूशन बनेगा, यानी कैसे कोलाइड का निर्माण होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक उचित विलायक में हम डालते हैं। कैसे अणुओं को, तो बृहद अणुओं को उचित विलायक में घोला जाता है, तो जो विलयन प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसमें बृहद अणुओं का आकार, ठीक है ना, बृहद अणुओं का आकार कोलाइड सीमा के अंतर्गत आ जाता है। कोलाइड सीमा यानी क्या, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ठीक है ना। अगर आ जाता है तो इस प्रकार जो निर्मित स्पीशीज होते हैं, इस प्रकार जो निर्मित कोलाइड होते हैं, वैसे कोलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, बृहद आणविक कोलाइड्स कहते हैं। कहते हैं कि बृहद अणुओं का आणविक द्रव्यमान अधिक होता है, ये क्लियर है। जब इन्हें किसी उचित विलायक में यानी उपयुक्त विलायक में हम घोलते हैं, किनको, बृहद अणुओं को, और घोलते हैं, और उसके बाद जो विलयन तैयार होता है, उस विलयन में बृहद अणुओं का आमाप यानी आकार कितना हो, इसकी सीमा में, किसका सीमा है, तो कोलाइड की परिसीमा, यानी कि कोलाइड के कणों का आकार इतना ही होना चाहिए। अगर मतलब घोलने के बाद उसमें बृहद अणुओं का आमाप क्या हो, कोलाइडी सीमा में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक कोलाइड का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे कोलाइड जो हैं, ऐसे कोलाइड क्या कहलाते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। सिंपल सी बात है, बृहद अणुओं से ये कोलाइड का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बृहद आणविक कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बृहद अणुओं के आणविक द्रव्यमान अधिक होते हैं जब इन्हें किसी उचित विलायक में घोला जाता है, तो जो विलयन प्राप्त होता है उसमें बृहद अणुओं का जो आकार है, अमाप है, कोलाइडी सीमा में उपस्थित रहते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहते हैं। अब ये विलयन इसके अंतर्गत आ जाता है तो वह विलयन नहीं रहा, वह कहाँ चला जाता है, कोलाइड्स में। तो ये जो बृहद अणुओं से कोलाइड्स का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे कोलाइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक कोलाइड्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं प्रोटीन आता है, एंजाइम्स आता है, ये सब आते हैं, स्टार्च आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। और कोलाइड्स का ये जो तीसरा प्रकार है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है सहचारी कोलाइड, कि सहचारी कोलाइड है क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दो चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं, कोलाइड्स के 2 प्रकारों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। किसका किसका, तो बहुआणविक कोलाइड्स और बृहद आणविक कोलाइड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी जाना। अब हम सहचारी कोलाइड्स के बारे में जानते हैं। सहचारी कोलाइड्स क्या है, तो दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं हम लोग, नमक। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कम सांद्रता पर, सांद्रता आप लोग समझते हैं, कहने का मतलब कि ये ग्लास बनाता हूँ मैं, ये ग्लास है और एक ग्लास ये है, ठीक है, दोनों ग्लास की मात्रा समान है, ठीक है। अब कुछ पानी हम इसमें डाल देते हैं और कुछ पानी इसमें डाल देते हैं, जितना पानी इसमें डालते हैं उतना पानी इसमें भी डाल देते हैं। ये ग्लास नंबर 1, ये ग्लास नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अब NaCl का 1 चम्मच मात्रा इसमें डालते हैं और NaCl का 2 चम्मच मात्रा इसमें डालते हैं, तो हम देखेंगे क्या कि ये जो घोल है इसके अपेक्षा, ये जो घोल है इसके अपेक्षा क्या होता है, पतला होता है, और इसका घोल जो है 1 नंबर ग्लास के अपेक्षा क्या होता है, मोटा होता है। यानी जैसे जैसे हम विलयन में, विलायक में विलय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, विलय का अमाउंट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी घोल गाढ़ा होता जाता है। यानी घोल जितना गाढ़ा होता है उसकी सांद्रता उतनी अधिक होती है, ठीक है। यानी 1 चम्मच और 2 चम्मच की तुलना करते हैं तो 2 चम्मच वाला की सांद्रता अधिक है, 3 चम्मच और 2 चम्मच वाले की तुलना करते हैं तो 3 चम्मच वाला की सांद्रता अधिक है, ठीक है। यानी सांद्रता आप समझ गए कि विलायक में विलय की मात्रा, ठीक है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि अगर सांद्रता कम हो तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसकी सांद्रता कम होती है तो वह कोलाइड नहीं होते हैं। क्या होते हैं, कोलाइड नहीं होते। लेकिन हमको यहाँ क्या पढ़ना है दोस्तों, हमको यहाँ पे कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है। हम उसको क्यों पढ़े जो कोलाइड्स नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे रिलेट करके हमको पढ़ना है, कोलाइड्स को बनाना है। कोलाइड नहीं है, कब नहीं है, जब सांद्रता कम है। यानी कह रहा है कि जब
हम मान के चलते हैं कि जब 1 चम्मच डालते हैं तो कह रहे हैं कि ये कोलाइड जैसा व्यवहार नहीं करता है, यानी ऐसा विलयन जो है यह कोलाइड्स की तरह व्यवहार नहीं करता है। कैसा व्यवहार करता है? वैद्युत अपघट्य की तरह। कैसा व्यवहार करता है दोस्तों? प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह। प्रबल, देखिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के समान यह व्यवहार करता है। कब? जब इसकी सांद्रता कम होती है तब। मान के चलिए ये वाला लेवल हो, तब यह प्रबल वैद्युत अपघट्य के समान कार्य करता है। तीसरा चैप्टर जो है 12th का आप लोगों का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, वहाँ पे आप लोगों को वैद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ना है। वैद्युत अपघट्य किसको कहते हैं दोस्तों? जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाए, यानी कि आयनों में टूट जाए, और आयन में टूटेंगे तो विद्युत के सुचालक होंगे। तो कहने का मतलब, और उसमें भी वैद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाए, उनका पूरा हिस्सा जल में पूरी टूट जाए, उसको प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जिसका आंशिक यानी कुछ मात्रा टूटे, कुछ मात्रा बच जाए, उसको दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो प्रबल वैद्युत हमको उससे नहीं कोई लेना देना है, फिर भी समझा दिया हल्का फुल्का। ठीक है, वो तीसरा चैप्टर का पॉइंट है, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। कुछ ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर यानी इस लेवल में हो, तो ये कैसा व्यवहार करते हैं? वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? वैद्युत अपघट्य। ये जो सॉल्यूशन है अब वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि अगर इसकी सांद्रता बढ़ाते हैं, 1 चम्मच से अगर 2 चम्मच डाल दें, तो कह रहे हैं अगर इसकी सांद्रता बढ़ा देते हैं, यानी उच्च सांद्रता करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, यानी सांद्रता जब हम इसको बढ़ाते हैं तो ये कैसा हो जाता है? इसका जो कण है सांद्रता पर, कणों का पुंज जो है, कणों का पुंज, वही पुंज मतलब क्या? गुच्छा, यानी समूह। कणों का जो पुंज है बनने के कारण, एक गुच्छा बनने के कारण, ये भूल क्या होगा? मोटा होगा। गुच्छा बनने के कारण, पुंज बनने के कारण कोलाइड समान के व्यवहार करने लगता है, यानी कि अब ये धीरे धीरे, पहले ये घोल पतला था, अब जैसे जैसे 1 चम्मच से 2 चम्मच डाले, 2 चम्मच से 3 चम्मच डाले, घोल क्या होगा? मोटा होगा। घोल मोटा होने का मतलब कि इसमें जो मिला रहे हैं उसकी मात्रा हम बढ़ा रहे हैं। अब जब उसकी मात्रा बढ़ेगी तो वो क्या होंगे? एक दूसरे के करीब आएंगे, संगठित होंगे। ठीक है ना? तो यानी वो क्या बनाएंगे? एक पुंज बनाएंगे, और इस तरह बनाते बनाते ऐसा पुंज बना लेंगे, उस पुंज का आकार किसके समान हो जाएगा? तो कोलाइड की जो परिसीमा है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो कोलाइड निर्मित होंगे, उस कोलाइड को हम लोग मिसेल कहते हैं या सहचारी कोलाइड कहते हैं। क्या? कुछ ऐसे पदार्थ, ठीक, जिसकी सांद्रता कम होने पर वह वैद्युत अपघट्य नहीं होते, लेकिन सांद्रता बढ़ाने पर यानी उच्च सांद्रता पर कणों का पुंज जो है, जो बन रहा है समूह, वह क्या होता है? कोलाइड के समान व्यवहार करने लगता है, यानी कोलाइड बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आकार इसके सीमा के अंतर्गत आ जाता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के। तो इस प्रकार जो पुंजित कण है वह कहलाते हैं मिसेल। क्या? इस प्रकार जो पुंजित कण है वो क्या कहलाते हैं? मिसेल कहलाते हैं। इसको हम लोग सहचारी कोलाइड भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 2 चीज हम लोगों को समझना है, ठीक है ना? ये सहचारी कोलाइड जो है, मिसेल जो है, मिसेल के निर्माण के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और सांद्रता की आवश्यकता होती है। सांद्रता आप लोग देखें ही कि सांद्रता बढ़ा रहे हैं, पहले सांद्रता कम रहेगी तो यह वैद्युत अपघट्य होगा। सांद्रता बढ़ाएंगे यानी मात्रा बढ़ाते जाएंगे, विलय की मात्रा बढ़ाएंगे तभी जब कोलाइड्स बनेगा। तो एक सांद्रता पर डिपेंड करता है और एक ताप पर डिपेंड करता है। तो देखिए, एक निश्चित ताप है जिस ताप पे मिसेल का निर्माण होता है, तो जिस निश्चित ताप पर, जिस ताप पर यह मिसेल बनता है, उस ताप को हम लोग क्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्राफ्ट ताप। ठीक है ना? जिस निश्चित ताप पर इसका निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है, उस ताप को हम लोग कहते हैं क्राफ्ट ताप। क्या? क्राफ्ट ताप कहते हैं। और जिस निश्चित सांद्रण पर, पहले सांद्रता कम थी लेकिन सांद्रता बढ़ाते बढ़ाते एक सीमा ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, यानी कि ऐसी सांद्रता पे हम पहुंच जाएंगे जब उसका आकार कोलाइड्स के अंतर्गत आ जाए, तो वह जो सांद्रता कहलाएगी, जिस सांद्रता पर मिसेल का निर्माण हो जाएगा, उस सांद्रता को हम लोग CMC कहते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? CMC कहते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रांतिक मिसेल सांद्रण। तो दोस्तों क्या CMC किसे कहते हैं? तो जिस निश्चित सांद्रण पर, जिस न्यूनतम सांद्रण पर मिसेल का निर्माण होता है उसे हम लोग क्रांतिक मिसेल सांद्रण कहते हैं, और जिस ताप पर मिसेल का निर्माण होता है उसे हम क्राफ्ट कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा कोलाइड का वर्गीकरण किसके आधार पे? तो प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आधार पे। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बनाते आ रहा हूँ, और मैं आप लोगों से हमेशा अपील कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें,
और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Peace.